गोपी किशन जी और मेरे तमाम मजदूर नेता साथियों, आज मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि AICTU के नेतृत्व में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से यहां पर इकट्ठे हुए। हम लोगों ने पहली बार इस देश के अंदर जितनी ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियंस हैं और जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का जो मोर्चा है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा जैसे और तमाम मोर्चे जो काम कर रहे हैं, उन्होंने मिलकर के एक तैयार किया वर्किंग पीपुल्स चार्टर। और वर्किंग पीपुल चार्टर जिसका मतलब है असंगठित मजदूरों का घोषणा पत्र, उसको लेकर के 50 करोड़ मजदूर इस देश के अंदर जो मेहनत करते हैं वो भी इकट्ठे हो गए, और ट्रेड यूनियन जो पहले संगठित चल रहे हैं वो भी संगठित हो गए, इकट्ठे हो गए। आज हमारे बीच में कॉमरेड चंदन जी और कॉमरेड निर्मल गोराना, ये असंगठित मजदूरों के बीच में, हमारे बीच में कॉमरेड अपराजिता, ये सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूं कि सारी की सारी मजदूरों की ताकत, जितने भी करोड़ों करोड़ों मजदूर खेतों में, खदानों में, कारखानों में काम करने वाले हैं, सब एक मंच पर आ गए। और हमें खुशी है कि जो मेहनत करने वाला तबका है, इस देश का निर्माण करने वाला तबका है, वो सड़क बनाता, वो पुल बनाता, वो मकान बनाता, महल बनाता है, लेकिन खुद उसके अपने रहने के लिए एक छोटा सा मकान नहीं है। वो खेती करता है, धरती को चीर के अनाज पैदा करता है खेत मजदूर, लेकिन उसको अपने बच्चों को खिलाने के लिए भरपेट रोटी नहीं है। वो ईंट के भट्ठे में काम करता है, कोयले की जगह अपना खून जलाता है, इसीलिए ईंट का रंग लाल लाल होता है। और ईंट के 10-10, 15-15, 18-18 ईंटों को रख करके मजदूर की बेटी पेट में 6 महीने का बच्चा लेकर के ऊपर चढ़ती है सीढ़ियों से, दूसरों के महल बना लेती है, लेकिन अपने लिए छोटा सा छप्पर नहीं बना पाती। आज इस हालत को गंभीर बना दिया मोदी की सरकार ने। अभी तक मजदूरों का आंदोलन चल रहा था और बहुत लंबे समय से जो अधिकार जीत करके मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उनको मिटाने की कोशिश, उनको पूरी तरीके से खत्म करने की नापाक कोशिश मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार का इरादा है कि पूरे विदेशी पूंजीपतियों को देश के ऊपर थोप दिया जाए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें गुलाम बना के रखा था, अब सैकड़ों और हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के ऊपर, भारत की छाती पर मूंग डालने के लिए मोदी सरकार बुला रही है। और उनको बुलाने के लिए वो ऑफर करती है, निमंत्रण देते हुए उनको वादा करती है, आओ भारत, तुम्हें दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर हम दिलाएंगे। भारत के इंसान की कोई कीमत नहीं है, भारत के मजदूर की कोई, उसकी अस्मिता, उसकी कोई स्वाभिमान, उसका कुछ नहीं है। उसको सबसे 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 सस्ते दरों पर बेचने के लिए आज नरेंद्र मोदी दुनिया के बाजार में कटोरा लेकर के घूम रहा है। आओ मेरे देश में पैसा लगाओ, मैं तुम्हें सस्ते से सस्ते की मजदूरी दूंगा। और वो कहते हैं सस्ती मजदूरी के साथ ये जो कानून बने हुए हैं पहले के, जिसमें वो संगठित होकर के हड़ताल कर सकते हैं, तुम ताला बंद नहीं कर सकते, ये जो सारी चीजें हैं, तो उनके डर दिखाने पर मोदी की सरकार आगे बढ़ करके कह रही है हम उन सारे कानूनों को धता बता देंगे, उन कानूनों को वापस ले लेंगे, उनको लागू नहीं होने देंगे, ताकि मजदूर कोई भी हड़ताल, कोई भी इस प्रकार का आंदोलन न कर सके। ऐसी सारी साजिश राष्ट्रीय स्तर पर आज मोदी की सरकार कर रही है। हमें तो बहुत खुशी थी कि देश में इतने लंबे समय से, जब से ये बाजारीकरण लागू हुआ, जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, जब से WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF मिलकर के पूरी दुनिया को लूटने के लिए षड्यंत्र में शामिल हुए, तब से सारी ट्रेड यूनियन मिलकर के सब एक झंडे के साथ आकर के
जो कॉन्फेडरेशन था सारे ट्रेड यूनियंस का, उसके साथ मिलकर के काम कर रहे थे। लेकिन अभी जब 2 सितंबर को हड़ताल होनी थी और 2 सितंबर को मोदी सरकार के सामने सब लोगों ने मिलकर अपना ज्ञापन देना था कि तुम्हारे मजदूर विरोधी कानूनों को हम नहीं मानते, उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई एक ट्रेड यूनियन जिसका नाम है भारतीय मजदूर संघ, उसको इशारा हुआ, उसको बुला करके मोदी ने धमकाया और कहा ये क्या कर रहे हो तुम, मेरी सरकार और तुम ट्रेड यूनियन चलाते हो हमारी पार्टी की तरफ से, तुम कैसे शामिल हो जाते हो इन दूसरे कॉमरेडों के साथ, तुम पीछे हटो। एक घुड़की मिलते ही भारतीय मजदूर संघ और उनके नेता पीछे हट गए। अपने आप को मजदूरों का हितैषी बताने वाली भारतीय मजदूर संघ उसका चेहरा बेनकाब हो गया कि वो जवाब देंगे नरेंद्र मोदी को और कहेंगे कि हम मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम तुम्हारी सरकार के पैरोकार नहीं है। तुम्हारी सरकार यदि गलत नीतियां लागू करती है, हम गलत नीतियों का विरोध करेंगे क्योंकि हम मजदूरों के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहना उनकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन एक घुड़की मिलने के साथ वो चुपचाप पीछे हट गए और उन्होंने इतनी बड़ी मजदूरों की एकता में सेंध लगा दी। बावजूद भी जबरदस्त हड़ताल हुई, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से मजदूरों ने अपनी एकता का परिचय दिया और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय मजदूर संघ के भी जो मजदूर थे उन्होंने भी अपने नेताओं की दगाबाजी का एक जवाब दिया। उन्होंने वो खेमा छोड़ करके और तमाम दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर के हड़ताल में अपनी साझेदारी की। ये है देश की एकता, ये है किसान मजदूर मेहनतकश की एकता। और ऐसे वक्त पर यदि कोई भी इसमें दरार डालने की कोशिश करता है तो केवल मजदूर संगठनों का विरोधी नहीं है, गरीबों का विरोधी नहीं है, तो देश का भी गद्दार माना जाएगा। ऐसे गद्दारों को देश आने वाला इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जब देश का गरीब अपने पेट की रोटी के लिए, अपने छोटे से मकान के लिए, अपने थोड़े से कपड़ों के लिए और थोड़ी इज्जत की जिंदगी के लिए लड़ रहा है, मचल रहा है, उस समय कोई उसकी पीठ में छुरा भोंकता है तो देश के साथ गद्दारी करता है। देश के आजादी के लिए लड़ने वाले शहीदों का, शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ गद्दारी करता है, उनकी याद के साथ वो खिलवाड़ और मजाक करता है। ऐसी हालत में आओ हम सब मिलकर के एक मुट्ठी बंद करके नारा लगाएं। मैं कहूंगा कमाने वाला, आप कहेंगे खाएगा, और लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। कमाने वाला कैसे खाओगे, आवाज तो आ नहीं रही तेज। कमाने वाला और लूटने वाला, लूटने वाला और नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। दोस्तों ये नया जमाना कौन लाएगा? हम लाएंगे। इसलिए बोलिए, जोर से बोलिए। मैं कहूंगा नया जमाना कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे। नया जमाना कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे। हमारी एकता, ये सब मिलकर के उस नए जमाने को लाएंगे, क्योंकि नया जमाना लाना हमारे बच्चों के भविष्य को संवारना है, वरना हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। पहले जो संगठित मजदूरों के बीच में भी जो पक्का मजदूर होता था उसको उन्होंने अस्थायी बना दिया, अस्थायी वालों को भी ठेकेदारों के सौंप दिया। इस तरीके से देश में देखते देखते पूरा का पूरा सारे ट्रेड यूनियनों की ताकत को चकनाचूर करने की कोशिशें कर रही है सरकार। ऐसे हालात में सबसे पहला मंत्र हमें जो पढ़ना है और वो ये है जो अभी कॉमरेड अजय राउत ने कहा, जो अभी कॉमरेड गोपी किशन जी ने आपको बताया कि हमें संगठित रहना है, हमें पूरी ताकत के साथ कोई भेदभाव हमारे बीच में नहीं डालने पाए, कोई मंदिर और मस्जिद का झगड़ा हमारे बीच में खड़ा न करने पाए। मंदिर और मस्जिद के झगड़े तुम्हारे लिए होंगे मोदी सरकार और बीजेपी और आरएसएस वालों, लेकिन हमारे लिए बच्चों का पेट सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे मेहनत की रोटी हमारे लिए सबसे बड़ा मंदिर है और यही हमारे लिए मस्जिद है। हम तुम्हारे झूठे झगड़ों में पड़ने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे चोटी और दाढ़ी के झगड़ों में पड़ने वाले नहीं हैं। हम गरम गरम खून खौलता हुआ जब हम लगाते हैं, मशीनों में लगाते हैं, हथौड़े में लगाते हैं, उससे जो हमें रोटी मिलती है
वो हमारा ईमान है, वही हमारा भगवान है और उसी के लिए हम लड़ेंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों ने, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को और धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। ये इंसान को बांटने की कोशिश करते हैं, मंदिर मस्जिद के झगड़े पैदा करते हैं। इनके रोज के हिसाब से दर्जनों भगवान नए नए पैदा हो जाते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं, पाखंड और अंधविश्वास फैलाते हैं, दुनिया भर का अंधविश्वास फैला करके और ऐसे झगड़े करा देंगे, बिना बात के झगड़े करा देंगे ताकि गरीब आपस में लड़ करके और पागल हो जाए। ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे गरीब भाइयों में धर्म के नाम पर कोई बाबा जी के प्रति श्रद्धा हो जाती है, कोई तीर्थ करने के लिए जाता है, हजारों रुपए लगा देता है। बेकार है ये तीर्थ करना, बेकार है और कोई बाबा जी के पीछे लगना। ये सारे बाबा एक से एक ठगी के दुकान खोले हुए बैठे हुए, ये सारे के सारे पाखंडी लोग हैं और ये गरीब को लूटते हैं, ठगते हैं और उनके बच्चों की रोटी को छीनते हैं, आपस में लड़ाते हैं। ऐसे धर्म के ठेकेदारों से सावधान रहना। हमें नहीं चाहिए ऐसा धर्म, हमें चाहिए धर्म ईमानदारी का, सच्चाई का, प्रेम और करुणा और न्याय की लड़ाई। यही सबसे बड़ा धर्म होता है। परमात्मा ने हम सबको बराबर पैदा किया या नहीं किया? अल्लाह ताला ने हम सबको बराबर पैदा किया या नहीं किया? मैं आपसे पूछता हूं, बराबर पैदा किया? क्या परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने हमको हिंदू या मुसलमान बना के भेजा या इंसान बना के भेजा? इंसान बना करके भेजा है। तो जो हमें हिंदू मुसलमान नाम से लड़ाता है वो बेईमान है, वो परमात्मा का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है। ये सूरज की रोशनी हमारे ऊपर, सबके ऊपर बराबर है कि नहीं है? ये अमीर और गरीब का भेदभाव करती है क्या? नहीं करती। ये जो हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये सृष्टिकर्ता की दी हुई, उस सर्वशक्तिमान की दी हुई हवा, ऑक्सीजन, ये हम सब के लिए बराबर है कि नहीं है? यहाँ कोई अमीर गरीब का भेदभाव है क्या? ऊंची जात छोटी जात का भेदभाव है क्या? काले गोरे का भेदभाव है क्या? बेटा बेटी का भेदभाव है क्या? जब कोई भेदभाव हवा बनाने वाले और सूरज की रोशनी देने वाले ने नहीं किया तो तुम छुट भइए। ये आज के पैदा हुए भगवान और बाबा जी, तुम कौन हो गए ठेकेदारी करने वाले? तुम हमें बात जबरदस्ती इस प्रकार की सारे अंधविश्वासों में जकड़ करके दुनिया भर की खुराफात सिखाते हो हमारे दिमाग के अंदर। आज हमने फैसला किया है कि हम तुम्हारे मंदिरों में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे मस्जिदों में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे और दुनिया भर के पाखंड में शामिल नहीं होंगे। हमारे लिए हमारा खुदा, हमारा अल्लाह, हमारा भगवान न्याय की लड़ाई को लड़ना, ईमानदारी की लड़ाई को लड़ना और मानव मात्र को बराबरी दिलाना, समता मूलक समाज बनाना, एक एक बच्चे की पढ़ाई बराबर हो, वो हमारा मंदिर है। गरीब और अमीर के बच्चों में फर्क नहीं होना चाहिए, एक जैसी पढ़ाई होनी चाहिए। अमीर से अमीर के बच्चे और गरीब से गरीब के बच्चे की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये है मंदिर हमारा, ये है मस्जिद हमारा, ये है कुरान हमारा, ये है बाइबल हमारी, ये है गीता हमारा। बराबरी चाहिए हमें, समता मूलक समाज चाहिए। हम अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं देखना चाहते। हम नहीं देखना चाहते तुम्हारे शराब के ठेके। ये शराब के ठेके हमारे गरीबों का खून चूसते हैं और चूस करके तो हम गरीबों को पिला करके तुम पीने का पानी नहीं दे पाते, दवा के लिए दूध नहीं दे पाते, अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिलते, लेकिन ठेके खोल रखे तुमने गरीबों को उजाड़ने के लिए। देश के क्या गांव-गांव तक तुमने शराब के ठेके पहुंचा दिए। ये शराब के ठेके बंद होने चाहिए। ये गरीबों के दुश्मन, ये शराब बंद होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सारे मेहनत कश की आज मांगे आज बहुत साफ साफ है। हम ये बात हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग और विपक्ष में बैठे हुए लोग और मीडिया वालों को सबको बता देना चाहते हैं कि आज का मजदूर कोई दबा कुचला हुआ बेजुबान नहीं है और वो मेहनत करता है, हथौड़े से पत्थर तोड़ सकता है तो तुम्हारे जालिम जबड़े को भी तोड़ करके दिखा सकता है। जुल्म करने वालों, तुम याद रखो इस बात को। हम आज अपनी आजादी के लिए मचल रहे हैं। हमें पता है कि ये पुलिस बुलाएंगे। हम पुलिस वालों से भी कहना चाहते हैं, पुलिस वालों तुम्हें बंदूक पकड़ा रखी है सरकार ने,
तुम्हें एक बेल्ट दे रखा है बांधने के लिए, तुम्हें वर्दी दे रखी है पहनने के लिए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए पुलिस वालों कि तुम भी किसी गरीब किसान और मजदूर के बेटे हो। तुम्हारी धमनियों में भी वही गरीब का खून बह रहा है। तुम हम गरीबों पर गोली चलाओगे, तुम हमारी लाशें बिछाओगे, तुम्हारे घर में कोई टाटा बिरला की दौलत तिजोरी नहीं आने वाली। तुम्हें तो वही मजदूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें भी आज चुनना पड़ेगा तुम्हारा साथी कौन, तुम्हारा दुश्मन कौन, किसके कहने पर किसके लिए तुम गोली चलाते हो। ये साफ साफ एक एक पुलिस के सिपाही को लाठी चलाने से पहले, गोली चलाने से पहले अपने दिल में झांक करके अपना सही रिश्ता किसके साथ है ये पहचानना पड़ेगा, वरना वो गुलामी करते रहेंगे और हुक्म बजाते रहेंगे, गरीबों पर गोली चलाते रहेंगे। आज एक नया समीकरण तैयार होगा देश के अंदर। हर मेहनत करने वाला, हर ईमानदारी की रोटी में विश्वास करने वाला एकजुट होगा। संगठित असंगठित मजदूर सब इकट्ठे हो गए। पहली बार सारे देश के ट्रेड यूनियनों ने मिलकर के हमारे बंधुआ मुक्ति मोर्चा की मांग को एक नंबर पर रखा कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला कम से कम न्यूनतम मजदूरी उसकी 500 रुपए रोज होनी चाहिए और 15,000 रुपए महीने की होनी चाहिए। 15,000 रुपए से कम देने का मतलब तुम गुलामी करा रहे हो, गुलामी। बंधुआ मजदूरी का मतलब गुलामी, बाल मजदूरी का मतलब गुलामी। यदि 15,000 रुपए से कम में कोई भी मजदूर 8 घंटे काम करता है, खेतों में करे, चाहे खदानों में करे, चाहे दुकानों में या मकानों में, 15,000 रुपए महीने से कम की मजदूरी का मतलब बंधुआ मजदूरी और गुलामगिरी। ये हमें गुलामगिरी मंजूर नहीं है। यदि भारत मां के करोड़ों करोड़ों बच्चे गुलाम हैं, अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तुम किस मुंह से कहते हो कि 15 अगस्त को देश आजाद हो गया? किस मुंह से कहते हो कि 26 जनवरी को गणतंत्र बन गया? ये झूठ है, ये फरेब है, ये नाटक नहीं चलने वाला। आज इसलिए पूरे देश के गरीब से गरीब मजदूर को, मां बहन बेटी सब लोगों को संगठित होकर के असली आजादी की लड़ाई के लिए अपना एक संकल्प दोहराने का वक्त आया। AICTU एक ऐसा यूनियन है जिसमें कोई धर्म मजहब की बात नहीं है, जिसमें कोई मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं है, इसमें सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई को लेकर चल रहे हैं। ये हमारे सारे कॉमरेड राजस्थान में नहीं, पूरे अलग अलग प्रांतों से जो चल के आए आज आपको, मैं आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आप देश की राजधानी में आए हैं। पूरे देश के तमाम एक एक नौजवान जो आया है यहाँ पर, मेरे भाई और बहन आए हैं, एक एक लाख लोगों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक एक लाख मजदूर का आप नेतृत्व कर रहे हैं। और इस ताकत का एहसास अपने दिल में रखिए कि हम कोई काम ऐसा ना करें जिससे हमारे मजदूर के पेट पे लात पड़े। हम लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे, इस लड़ाई को आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ा बनाएंगे, और ज्यादा बड़ा बनाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि 10 लाख से लेकर के 50 लाख मजदूर दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा होगा और सरकार नहीं चलने दी जाएगी, पार्लियामेंट नहीं चलने दी जाएगी जब तक मजदूर के हक में पूरा फैसला नहीं हो जाता। लग रहा है आंसुओं पर टैक्स, लग रहा है आंसुओं पर टैक्स पीड़ा कुर को होती और गर्म ताजा खून खेतों में बहाया जा रहा है। और मुस्कुराने के लिए 2-4 लम्हे मांगने पर हर महकते फूल को बागी बताया जा रहा। मत बजाते रहो तुम तान वीणा के पुराने, मौत से आंखें मिलाने का जमाना आ गया। और बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर बौले चमन में साथियों, आंधी उठाने का जमाना आ गया। ये दलाली अब तुम्हारी नहीं चलने वाली। बहुत हो गया तुमने दलाली कर करके, मजदूरों का खून बेच बेच करके माला माल हुए हो तुम। तुम्हारा भ्रष्टाचार, तुम्हारी बेईमानी और ये सारा का सारा आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। और एक एक मजदूर संगठित होकर के इन सारे बेईमानों के खिलाफ इनको सबक सिखाने के लिए आज सामने आ चुका है। मुझे बहुत खुशी है इस बात के लिए कि संगठित असंगठित सारे मजदूर एक साथ मिलकर के एक मुट्ठी की तरह से बंद होकर के, ये मुट्ठी जब तक खुली रहती है और 5 उंगली पतली पतली भी अलग अलग रहती है, तो क्या होता है, पतली पतली उंगली को कोई भी ऐसे मोड़ता है तो उंगली टूट जाती है। लेकिन 5 उंगली जब ऐसे बन जाती है एक साथ,
तो ये पतली उंगली नहीं रह जाती, ये मुक्का बन जाता है और जालिम के जबड़े को लग जाए तो 32 के 32 बाहर निकाल देता है। ये हमारी ताकत। आओ हम आगे मिलकर के अपनी एकता को मजबूत करते हुए खेतों में जाएं, खलिहानों में जाएं, खदानों में जाएं और सारे के सारे देश भर के सारे मजदूरों को एकता के झंडे के नीचे ला करके खड़ा करें। हमारी मांगे बहुत साफ साफ है। हमें हमारे बच्चों की पढ़ाई बराबर मिलनी चाहिए। जो राइट टू एजुकेशन हमें संविधान देता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत का संविधान समतामूलक समाज की बात कहता है। इक्वालिटी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सारे क्षेत्रों में हमें बराबरी और समता मिलनी चाहिए। हम भारत के मालिक हैं क्योंकि भारत का संविधान शुरू होता है हम भारत के लोग, इन शब्दों से शुरू होता है। वहां जात पात नहीं है, वहां हिंदू मुसलमान नहीं है, वहां हम सारे 125 करोड़ लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये हमारे संविधान का पहला वाक्य। और इसलिए हम भारत के मालिक हैं, यहाँ के जल के मालिक, जमीन के मालिक, जंगल के मालिक, खनिज संपदा के मालिक, हमारे आदिवासी भाई, हमारे दलित भाई, हम सब मिलकर के आज भारत को एक करेंगे, एक ताकत के साथ आगे ले जाने के लिए आज संकल्प लेंगे। और आज मैं एक बात और खास करके कहना चाहता हूं और वो ये है कि जब भी हमारी एकता होती है तो हमारे बीच में कई तरह के प्रपंची, कई प्रकार के ऐसे दलाल, दूसरों के भेजे हुए एजेंट भी आ जाते हैं। हमें उनसे बहुत सावधान रहना होगा। वो झांसे दिलाएंगे, हाँ जी अभी विचार हो रहा, अभी कार्यक्रम हो रहा, नाम पर, विकास के नाम पर अमीरों को इतना ज्यादा अमीर बना रहे हो और गरीब को गरीब बनाते चले जा रहे हो। ये विकास हमें मंजूर नहीं है। गरीब और अमीर के बीच का फासला मिटना चाहिए कि नहीं, बोलो आप? मिटना चाहिए। लेकिन ये सरकार बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है? मोदी जब सूट पहनते तो 10.5 लाख का पहनते कि नहीं पहनते? पहनते हैं। जो 4.5 करोड़ में नीलाम होता है कि नहीं होता है? होता है। 4.5 करोड़ में नीलाम होने वाला सूट, उसमें सोने के तार लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी सोने के तार में लिखा हुआ है। एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सोने के तार खींचे और एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। यह अन्याय हमें स्वीकार नहीं। एक तरफ पूरे एकड़ में बनी हवेली और रहने वाले 2 प्राणी। मुकेश अंबानी का मकान है बंबई में, 27 मंजिल का, ऊपर हवाई जहाज उतरता है छत के ऊपर। 4,500 करोड़ रुपए का मकान है वो, 4,500 करोड़ रुपए का, केवल पति पत्नी 2 के रहने के लिए 4500 करोड़ रुपए का मकान एक आदमी के लिए मुंबई में। पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी और दूसरी तरफ 10 हाथ का घर। 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। यह अन्याय हमें स्वीकार नहीं। जिसने हल की सूरत देखी नहीं वो हकदार हजारों बीघे का, जिसने हल की सूरत देखी नहीं वो हकदार हजारों बीघे का और हल के संग हस्ती मिटा रहा, 1 बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। यह अन्याय हमें स्वीकार नहीं। ये धन और धरती बट के रहेगी और ये रात अंधेरी कट के रहेगी। हमें पूरा विश्वास है अपनी एकता के बल पर, संघर्ष के बल पर ये लड़ाई हम जीत करके दिखाएंगे। ये लड़ाई हम पूरी तरह से हासिल करके अपने उद्देश्य को दिखाएंगे। जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे।